नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि क्या जेल से ही केजरीवाल सरकार चलाएंगे, एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, क्योंकि तिहाड़ जेल तो भेज दिए गए हैं 15 अप्रैल तक के लिए। अब वहीं पर सुविधा मांग रहे हैं कि यहीं से मुझे सरकार चलानी है। इस पर आज खास चर्चा सबसे पहले इसी पर करेंगे। और उसके बाद बात कि एक बार फिर से जो कच्चा थे वो द्वीप है, उसको लेकर जो डीएमके का दोहरा मापदंड है, उस पर प्रधानमंत्री ने आज फिर हमला बोला है। विदेश मंत्री ने भी, एस जयशंकर ने, उस पर होगी बात। और इसके बाद बात होगी कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी 60 से भी ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे। अखिलेश ने पीडीए का नारा दिया था तो ओवैसी ने पीडीए के सामने पीडीएम रख दिया, नया गठबंधन। तो इस पर भी करेंगे बात। और बात होगी कि चुनावी मैदान में पारिवारिक विरासत की कुछ दिलचस्प लड़ाई दिखाई दे रही है। बारामती शरद पवार की जो पारंपरिक सीट है, और हरियाणा के हिसार, वहां बारामती में पवार बनाम पवार, और हरियाणा के हिसार में चौटाला परिवार से 3-3 लोग ताल ठोंक रहे हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प है, इस पर भी करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले इस समय की, इस वक्त की हेडलाइंस। अरविंद केजरीवाल को राउज रेवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक भेजा न्यायिक हिरासत में। दिल्ली आबकारी नीति में गड़बड़ी और रिश्वत मामले में हैं केजरीवाल आरोपी। कांग्रेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जुलाई 2024 तक कांग्रेस के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयकर विभाग ने करीब 3,567 करोड़ रुपए की आयकर मांग का थमाया है नोटिस। कच्चा थे वो द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने में एम करुणानिधि ने अपनाया था दोहरा मापदंड। जनता के सामने डीएमके ने किया था विरोध, लेकिन द्वीप पर दावा छोड़ते वक्त कांग्रेस से मिला लिया था हाथ। तमिलनाडु के हितों को किया गया नजरअंदाज। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर एक बार फिर से आज बोला हमला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा, कच्चा थे वो मुद्दे पर सबसे ज्यादा भारतीय मछुआरों को हुई परेशानी। बीते 20 सालों में 6,184 भारतीय मछुआरों को मिले हिरासत, तो 1,175 नौकाएं भी हुई जब्त। मुद्दे पर पूरा सच सामने लाने की जरूरत। उत्तर प्रदेश में एक और चुनावी समीकरण। अखिलेश के पीडीए के सामने ओवैसी का पीडीएम गठबंधन। यूपी में ओवैसी उतारेंगे 60 से भी अधिक उम्मीदवार। सपा के सामने पेश होगी चुनौती। चुनावी मैदान में पारिवारिक विरासत की लड़ाई। महाराष्ट्र में बारामती सीट पर पवार बनाम पवार में ननद और भाभी आमने सामने, तो हरियाणा के हिसार में चौटाला परिवार के 3 सदस्य उतरे हैं एक दूसरे के खिलाफ। और भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना दिवस के 90 साल हुए पूरे। प्रधानमंत्री ने मुंबई में जारी किया स्मारक सिक्का। कहा, साल 2014 में डूबने की कगार पर खड़ा बैंकिंग क्षेत्र अब बन चुका है प्रॉफिटेबल। सितंबर 2023 तक सकल एनपीए 3% से भी कम हुआ दर्ज। सही नीतियों ने बढ़ाई जीडीपी की ग्रोथ। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले सबसे बड़ी चर्चा और खास चर्चा कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ तो पहुंच गए, अब वहीं से सरकार चलाने की योजना है, वहीं पर सुविधा मांग रहे हैं। तो इसी पर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। लेकिन जरा देख लीजिए कि अभी तक हुआ क्या कुछ है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की रिमांड आज खत्म हो गई, तो कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों के लिए जेल भेज दिया, तिहाड़ जेल। न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को
15 अप्रैल तक के लिए भेज दिया गया है राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा। लेकिन अब बड़ा सवाल कि क्या जेल से ही केजरीवाल चलाएंगे सरकार, क्योंकि केजरीवाल ने कुर्सी और तमाम सुविधाओं की मांग की है कि हमें ये सुविधाएं दीजिए, हम यहीं से सरकार चलाएंगे। जेल में हालांकि सभी कैदियों के लिए एक समान दिनचर्या होती है, ये भी याद रखने की जरूरत है। मुलाकाती के लिए भी एक समय निर्धारित होता है, बस उतनी ही देर में मिलकर आना पड़ता है। लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा कि अरविंद केजरीवाल ही बने रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। इस बीच ईडी ने केजरीवाल पर लगाया बड़ा आरोप, कहा पूछताछ में कोई सहयोग नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने। शराब घोटाले से संबंधित पूछताछ में मोबाइल का पासवर्ड देने से भी केजरीवाल ने इनकार कर दिया और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। अच्छा, इतना ही नहीं, पहली बार निचली अदालत में मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी का भी नाम सामने आ गया और ये नाम अरविंद केजरीवाल ने ही लिए हैं। उन्होंने दावा किया कि विजय नायर उनको रिपोर्ट नहीं करते थे, वो तो आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करते थे। इस बीच ईडी ने दावा किया कि पूछताछ में केजरीवाल गुमराह करते रहे, डिजिटल उपकरणों का पासवर्ड नहीं दिया, यानी कोई सहयोग नहीं किया। हर सवाल का एक ही जवाब दिया, मुझे नहीं पता, ये केजरीवाल ने जवाब दिया। तो ईडी ने दावा किया कि उनका आचरण असहयोगात्मक रहा है। तो अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, आपको याद होगा, और आज तिहाड़ जेल भेज दिए गए, यानी कि न्यायिक हिरासत में चले गए 15 दिन के लिए। विपक्षी गठबंधन ने कल दिल्ली में केजरीवाल के समर्थन में रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की थी, लेकिन यहां पर भी पेंच है। आम आदमी पार्टी ने इसे केजरीवाल के समर्थन में विपक्षी एकता कहा, लेकिन कांग्रेस ने तो इसे कहा कि नहीं, ये लोकतंत्र बचाओ रैली थी, केजरीवाल के समर्थन में नहीं थी ये रैली। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जैसा हमने बताया कि 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि साफ है कि कैसे भाजपा पीएमएलए कानून और अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। देखिए, आपको साफ देखने को मिल रहा है कि कैसे पीएमएलए कानून का हमारे देश में दुरुपयोग कर रही है भाजपा, कैसे अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। तो 2 साल से हमारे खिलाफ एक 54 की रिकवरी नहीं कर पाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इतने उन्होंने छापे मार लिए। जब तक ईडी नहीं कहेगी कि केस बंद हो जाए या बेल में आपत्ति नहीं है, तब तक यही सिलसिला चला जाएगा। तभी कहा जाता है प्रोसेस इज द पनिशमेंट। तो भाजपा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस विषय में कहा कि कल ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में तमाम राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन किया था और आज कोर्ट का निर्णय तो तथ्यों के आधार पर है। तथ्यात्मक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अभी तक उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है। इससे यह बहुत साफ हो जाता है कि सारा विपक्ष जिस आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप हैं। तो ये तमाम चीजें हो रही है। देखिए, 2 चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ अदालत में कानूनी प्रक्रिया चल रही है और दूसरी तरफ चुनाव का समय है। राजनीति तो वैसे भी होती है, लेकिन अभी चुनाव का समय है, तो इस मामले पर राजनीति भी दोनों तरफ से चरम पर है। इसी पर आज की खास चर्चा। जुड़ रहे हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, साथ में अनुजा कपूर जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अनुजा जी। विकास सारथी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ में जुड़ रहे हैं संजीव कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में मजबूती से बात रखते हैं, आज भी रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत संजीव जी आपका भी और अनुजा जी आपका भी। आप दोनों के पास आऊं उससे पहले जरा एक अपडेट विकास सारथी से पहले लेता हूं। विकास, जिस तरह से ये 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेजा गया, ये तो देखिए उम्मीद के मुताबिक ही था, संभावना के मुताबिक ही था, इसे मान के चलिए। लेकिन ईडी ने कुछ बड़ी बातें कही हैं। ईडी ने साफ तौर पर कहा कि इन्होंने पूछताछ में असहयोग बरता, हर बात का जवाब दिया मुझे नहीं पता,
दूसरी तरफ ये कहा कि भाई पासवर्ड नहीं बताया, और तीसरी बात ये कि जाते जाते ये भी कह गए कि मुझे तो कोई रिपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन सौरभ और आतिशी को रिपोर्ट करते थे। जी लालचंद, यहाँ पर ईडी ने जो बात कोर्ट को बताई है उसमें प्रमुख बात तो यही जो आपने अभी जैसा कहा कि केजरीवाल ने सीधे सीधे विजय नायर से कोई भी संबंध होने से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि ये विजय नायर आतिशी को और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे और उनसे सीधे कोई संपर्क नहीं था। हालांकि ईडी ने ये कहा कि अगर ऐसा था तो वो सीएम के कैंप ऑफिस से कैसे अपनी गतिविधियां चला रहे थे, उनको कैसे अनुमति दी गई, जबकि जो सीएम का कैंप ऑफिस है वो पार्टी के लोगों को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी विजय नायर वहां से अपना कामकाज कर रहे थे, किस हैसियत से कर रहे थे। दूसरा, उन्होंने एक मीटिंग की शराब व्यवसायियों के साथ और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ, उनको किसने ऑथराइज किया इस मीटिंग के लिए। और इसके अलावा ये भी कहा गया लालचंद कि कुछ व्हाट्सएप चैट हैं जो सीधे सीधे विजय नायर और अरविंद केजरीवाल के बीच बातचीत से जुड़े हैं। ये ईडी का दावा है कि ऐसे व्हाट्सएप चैट्स हैं, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल का फोन आप जान रहे हैं कि उन्होंने अब तक पासवर्ड्स नहीं दिए हैं, अनलॉक नहीं हुआ है, लेकिन जाहिर है विजय नायर के फोन से ईडी ने ये हासिल किए हैं। वो भी उनको काउंटर कराए गए, उस पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका स्टैंड ये है कि विजय नायर से उनका सीधा कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर ईडी ने एक आरोप ये भी लगाया कि गोवा में जो राज्य प्रभारी है उसकी नियुक्ति को लेकर के जब ईडी ने पार्टी के जो एक वरिष्ठ सदस्य हैं एनडी गुप्ता, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इनकी नियुक्ति जो गोवा के राज्य प्रभारी थे उनकी नियुक्ति दुर्गेश पाठक की अरविंद केजरीवाल ने की। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने ईडी को अपने बयान में कहा कि शायद एनडी गुप्ता भ्रमित हैं, उन्हें पता नहीं है कि ये समिति का फैसला था, किसी व्यक्ति का नहीं था। तो कोर्ट ने कहा कि जब इतने सीनियर सदस्य जो बात कह रहे हैं और खुद केजरीवाल ने भी माना कि वो एक वरिष्ठ सदस्य हैं, पार्टी के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनसे ऐसी गलती कैसे है कि एक नियुक्ति को वो बता रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर केजरीवाल ने नियुक्ति की, जबकि वो एक सामूहिक जिम्मेदारी बता रहे हैं। तो बड़े एवेजिव टाइप के उनके जवाब रहे हैं, या तो वो नहीं जवाब दे रहे हैं या उनके जवाब ऐसे हैं जो भ्रम की स्थिति पैदा बिल्कुल भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। यही ईडी भी कह रही है, और मामला विजय नायर के से हाथ झाड़ने से होगा नहीं, क्योंकि कैलाश गहलोत के सरकारी आवास में बिल्कुल बगल में विजय नायर रहते थे। मैं विस्तार देता हूं चर्चा को विनोद जी के जरिए। विनोद जी, जाते जाते नाम ले गए सौरभ जी का और आतिशी जी का, तो ये अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए क्या वो और भी कुछ नाम ले सकते हैं, और पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करते हुए दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल। विनोद जी। लाल जी, जैसा कि अभी विकास जी बता रहे थे, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स बता रहे थे आपके सामने में, तो एक बात तो समझ में आई ही बातों से कि सबसे बड़ा ये अब देखिए कि भारतीय राजनीति में ये एक इस तरह का एक पहला एक सेंस बनने जा रहा है। पिछले 6 महीने से केजरीवाल हर सम्मन को, ईडी के सम्मन को बोगस बताते हुए खारिज कर रहे थे और कह रहे थे अपने आपको पाक साफ बता रहे थे कि उनके खिलाफ में ऐसा कोई सबूत ईडी के पास में नहीं है। लेकिन जब ये सबूत देने की बारी आई थी उनको कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में, कोर्ट की कार्रवाई में, तो शायद उस समय में वो चुप रहे और वो हर बात पे यही कहते रहे कि हमें नहीं पता। तो ये एक तरह का आप ये देखें कि ये सब एक इतिहास बनते जा रहा है जी। सबसे बड़ा इतिहास तो ये बन रहा है इसमें लाल जी जो अभी ये बता रहे थे विकास सारथी, कि आज जो कोर्ट में जिस तरह से उस सुनवाई के दौरान में जब आतिशी का और जो सबसे बड़े मंत्री हैं उनके और सबसे विश्वस्त मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, जो अभी तक उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं मजबूती से। कल आपने देखा कि रामलीला में जो उस मैदान में जिस तरह की बड़ी रैली थी उसके भी ऑर्गेनाइज कम से कम सौरभ भारद्वाज और आतिशी ही करती हुई दिख रही थी सामने में। लेकिन उनका नाम आने से, कि जबकि केजरीवाल ने विजय नायर के साथ बात करते हुए उन्होंने बताया कि हमें विजय नायर कोई रिपोर्ट नहीं करता था, आतिशी और सौरभ भारद्वाज की रिपोर्टिंग थी उनकी, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अगला कदम एक पासा फेंक दिया है इन दोनों पर में। बिल्कुल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राजनीति में किस पे कौन विश्वास करे। और अगर ये दोनों कद्दावर मंत्री का नाम जिस तरह से सामने में आया है और उसके बाद आपने देखा कि सौरभ भारद्वाज का जो रिएक्शन था और जो आज आतिशी के पीछे कई पत्रकारों ने सवाल पूछते हुए वो आगे बढ़ती निकलती गई थी, तो ये उनके विश्वास पे, एक कैबिनेट के विश्वास पे वो किस तरह से केजरीवाल ने ये सबसे एक सवाल खड़ा किया है, ये एक समझने की बात है। बिल्कुल। उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे कि अभी आप ये देखिए कि आप 21-22 तारीख से ये कार्रवाई शुरू हुई थी ईडी की, और इसके बाद से आज उनको न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। लेकिन ये जिद कि अगर ये केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया है कि हमें वो केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे,
तो ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में सारे उदाहरण ही बन रहे हैं। बिल्कुल। और उदाहरण इसलिए कि जब आप भारत के जेल में, कोई भी जेल का एक मैनुअल होता है, वो किसी सीएम को और किसी एक आम आदमी में फर्क नहीं करता है। इस हालत में दिल्ली की सरकार कौन चलाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल केजरीवाल ने अपने पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल, कई सारे ऐसे सवाल, नए सवाल निकल करके आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने निश्चित रूप से ऐसे नए सवाल पैदा किए हैं। संजीव कौशिक जी, मैं सोशल मीडिया पर जब कुछ देख रहा था तो बहुत सारे वीडियो मिले जिसमें अरविंद केजरीवाल कहीं कह रहे थे कि मैं तो इस्तीफे को जूते की नोक पर रख करके चलता हूं, और भी ऐसे बहुत सारे थे। तो कुछ पोस्ट ऐसा भी देखा, हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पोस्ट ही होंगे, कह रहे थे कितने बदल गए विचार, अब की बार 400 पार। इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर भरी पड़ी हैं। संजीव कौशिक जी, ये क्या नई चीज़ें हो रही हैं, बताइए कि कम से कम लालू यादव और हेमंत सोरेन भी अगर गए तो इस्तीफा देकर गए, अरविंद केजरीवाल जी तो लगता है सारे रिकॉर्ड तोड़ करके ही मानेंगे। लाल जी, लोकतंत्र चलता है लोकलाज से, और सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग यदि लोक लज्जा त्याग दे तो ऐसे ही होता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जो लोग भ्रष्टाचारियों से लड़ने की बात कर रहे हैं, केंद्र में जो लोग बैठे हुए हैं, उनके भ्रष्टाचारियों के लड़ने का उदाहरण तो देखिए। 8 ही महीने तो हुए थे वहां प्रफुल्ल पटेल को एनडीए ज्वाइन करते हुए। उससे पहले भ्रष्टाचारी नंबर 1 में वो भी आते थे, उनके ऊपर भी ईडी दौड़ती थी, उनके ऊपर भी सीबीआई दौड़ती थी। बीते 19 मार्च को राव जवेनी कोर्ट में रिपोर्ट दाखिला कर दिया गया कि क्लोजर रिपोर्ट है ये, आगे रिपोर्ट की कार्रवाई के लिए दाखिल कर दी गई। ऐसे भ्रष्टाचारियों से लड़ेंगे क्या? अरे सबको जब भारतीय जनता पार्टी में और एनडीए में ही मिला लेना है और उसी के हिस्से में रख करके राजनीति करनी है तो खत्म कर दीजिए कहानी, सबको जेल में डाल दीजिए, विपक्षी पार्टी के खाते सीज कर दीजिए, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दीजिए, अकेले एक छत्र राज कीजिए। एक फिल्म हमने देखा था, बुढ़ा होगा तेरा बाप, लास्ट में सबको वो मार देता है और एक आदमी बचता है उसमें, उसको बैठा देता है कुर्सी पर, बोलता है कि राज कर तू। वो कहता है सबको तो मार दिया, राज किस पे करे? तो कैसे लड़ेंगे आप? लड़ेंगे चुनाव, और किस तरह से लड़ेंगे? ये चुनाव लड़ने की रणनीति है क्या? हिंदुस्तान की जनता ये बात नहीं समझ रही है कि विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित कर रहे हैं आप। वैसे 4 लोगों की गवाही पर यदि चुने हुए सिटिंग मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल दे रहे हैं तो हमारी क्या विचार? संजीव जी, मैं इसमें एक बात कहूंगा कि देखिए, अदालत जिस तरह से कि रॉज एवेन्यू कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो, तमाम अदालत जो है इस पर विचार कर रही है। और अगर केजरीवाल से थोड़ा सा, अरविंद केजरीवाल जी से आगे बढ़ करके देखें तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन वगैरह के मामले पर, संजय सिंह के मामले पर तो सुप्रीम कोर्ट तक विचार कर चुकी है। इसे इस तरह से कह के खारिज किया जा सकता है क्या कि हमारे ऊपर चार्ज लगा दिया और हमें गिरफ्तार कर लिया? अदालत इसमें क्यों शामिल होगी भाई? अभी तक का पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है? अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? हम तो सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 9 समन को कट गया था, मेरा सवाल जो है 9 समन को आखिर स्किप करने की इजाजत कैसे मिल गई? क्यों किया गया? पहली ही बार में क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया? दूसरी, तीसरी, चौथी बार में क्यों नहीं कर लिया गया? जाहिर सी बात है कि ये पहली बार अगर गिरफ्तार कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। आप कह रहे हैं 10वें समन पर गिरफ्तार करके गलत किया। 9वीं बार के बाद में सवाल पैदा हुआ, वो पहली बार के बाद में सवाल पैदा होता। हम तो ये कह रहे हैं कि आखिर क्या हमारे पास यदि समन है, ईडी के समन को हम 9 बार में हम उसको ऐसा टहला सकते हैं क्या? ठीक है। तो ये जानबूझ करके किसी पार्टी के छवि को खराब करने की जो एक सुनियोजित साजिश है, वो साफ दिखाई दे रहा है, केवल लोगों को दिखाना बाकी है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास और अनुजा जी का जवाब ले लेता हूं। अनुजा जी, उन्होंने कहा, जो कि प्रायः सब लोग हर बार ये जरूर उठा देते हैं कि भाई हमारे ऊपर तो कार्रवाई करते हैं, जो आपसे हाथ मिला लेते हैं उनको, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। जय श्री राम लालचंद जी। जय श्री राम, स्वागत है आप सभी को जी, धन्यवाद। मुझे जहां तक लगता है कि ये जो डिबेट हो रही है, इसके अंदर भी अरविंद केजरीवाल जी इन्हीं के जो उनके पैनलिस्ट में जो बैठे हैं वो बात कर रहे हैं, तो वो उनको खुद को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब आप बात कर रहे हैं कि ईडी, अरे ईडी का गिरफ्तारी करना उसके हक में नहीं है, ऐसे वो समन दे सकता है। आपका काम है समन पर जाना। आपने नहीं किया वो, आपने समन को 9 बार अवेस किया। ये आपका काम, आपने जिस तरीके से अपने लीगल परसुएसिव को आपने मजाक बनाया, जूते की नोक पे रखा, ये इस बात का अंदेशा है कि आपने अपना गड्ढा खुद खोदा।
उसकी वजह से ईडी को कोर्ट में जाना पड़ा। आप चीफ मिनिस्टर रह रहे हैं, अब चीफ मिनिस्टर आपने हेमंत सोरेन से आपने अपनी ज्ञान शिक्षा ली है, क्योंकि आपके गुरु बड़े जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। तो गुरु अब आपके उस वक्त हेमंत सोरेन बने, अब आपके लालू प्रसाद बने हुए, पहले अन्ना हजारी थे। तो ये आपको देखना है कि आपके जो गुरु हैं वो आपको जेल तक लेकर जा चुके हैं। ये आपको समझना चाहिए था कि जो एक आम और एक ऐसा इंसान जिसने करप्शन के ऊपर बात करी हो, जो लॉ को जानता हो, जो इस तरह की बातों को समझता हो, क्या उसका अनुजा जी उस सवाल का भी जवाब जरूर दीजिए, उस सवाल का भी जवाब जरूर दीजिए जो उन्होंने उठाया कि जो आपसे हाथ मिला लेते हैं उनके खिलाफ जांच बंद हो जाती है। देखिए ऐसा है, जांच बंद करना, जांच को चालू रखना, पहली बात तो ये हमारे हाथ में नहीं है। बार बार कहूंगी कि मैं भी बीजेपी की पार्टी हूं, एनजीओ पार्टी। एनजीओ की पार्टी सीबीआई और ईडी नहीं इकट्ठा करते। मेरे जो प्रेसिडेंट है वो आज भी जेपी नड्डा जी हैं, मुझे नहीं मालूम ये किनकी बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, भाजपा पार्टी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो सीबीआई ईडीआई को भेज देगी। तीसरी बात, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो कोर्ट है वो बीजेपी के साथ कैसे मिल गई। मैंने तो ये सवाल पूछा ना, मैं भी यही सवाल पूछ रही हूँ। आप जुडिशियल कस्टडी के अंदर है, तो ये आप बताइए इसमें बीजेपी कैसे इसको खड़ा उतरी, इसके अंदर खड़ी है। हाँ, अब ये जरूर है, एक बात है लालचंद जी, जो बहुत हैरानी वाली बात है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज के बारे में जो कैबिनेट, जो उनके मंत्री रहे हैं, उनके बारे में उस वक्त बताया जा रहा है जो वहां पे खुद प्रेजेंट हैं। आप ये देखिए कि उनके दिल को कितना धक्का लग रहा होगा। और इससे पहले भी जो सीएम की कुर्सी के लिए एक रास्ता ढूंढ रहे थे, एक तरीके से उन्होंने उनको धमका दिया। इससे पहले भी बोला था, सीधा सुनीता जी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी खड़ा हो, इससे पहले भी बोला था कि मनीष सिसोदिया के जो उस समय थे सेक्रेटरी थे सी अरविंद, बोला फाइल लेकर आते थे, पता नहीं क्या खुसुर फुसुर करते थे, हमें नहीं पता। यानी वहां पर भी केजरीवाल जी ने अपना हाथ झाड़ने की कोशिश की थी। मैं लौटता हूं आपके पास, विकास सारथी, राजनीति अपनी जगह, लेकिन क्योंकि आप कानूनी मुद्दों को और उसके मेरिट को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, समझाते हैं, तो आपके जरिए हम ये समझना चाह रहे हैं विकास कि शुरू से आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने एक ही बात कही, ईडी की नोटिस जो है वो गैर कानूनी है, इल्लीगल है जी, ये नोटिस इल्लीगल है। लेकिन अभी तक की जो अदालती कार्रवाई हुई विकास सारथी, उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ये नैरेटिव तो पूरी तरह से अदालत में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जब सबसे पहले वो समन को चैलेंज करने इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में आए थे, उस वक्त का उनका जो मामला है, हालांकि वो अभी सब जुडिस है, वो अभी पेंडिंग है, उस पर सुनवाई होनी है। आज भी उसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल टल गई है सुनवाई, अप्रैल में आगे होगी। तो वो जो वैधानिकता को चुनौती दे रहे हैं, वो यहाँ पर अभी उस पर निर्णय होना बाकी है। लेकिन उसमें क्या उनको हासिल होगा जब पूरी प्रक्रिया ही समाप्त होती हुई नजर आ रही है आपको, कि जब उनकी कस्टडी पूरी हो चुकी है, ईडी की रिमांड अब वो जेसी में है, तो अब उसका बहुत कुछ मतलब नहीं रह जाता है। हालांकि उसी की वैधानिकता को उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी, वहां पर उनको बहुत राहत नहीं मिली। आर्गुमेंट किया गया, लंबे चौड़े आर्गुमेंट हुए, लेकिन वहां पर उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। तो वो जो उनका लीगैलिटी का जो मसला है वो भी पेंडिंग है, उस पर कुछ कहना ठीक नहीं होगा। जहां तक प्रक्रिया की बात है, तो अब क्योंकि ईडी ने ये कहा कि आगे आने वाले दिनों में हम हो सकता है और इनको कन्फ्रंट कराएं लोगों से, एविडेंस से, बयानों से, इसीलिए बेहतर ये होगा कि जांच कोई प्रभावित ना करें, इसलिए इनको हम स्वतंत्र न छोड़ें, यानी आप इनको न्यायिक हिरासत में रखिए। इस बीच में जरूरत होगी तो ईडी दोबारा रिमांड एप्लीकेशन मूव करेगी। यानी कि आप बिल्कुल साफ कह रहे हैं अभी तक कि बहुत जानकारी हासिल नहीं हुई है। सामने बिठा करके क्रॉस क्वेश्चनिंग अभी हो सकती है इस मामले में, है ना। लौटता हूं आपके पास, विनोद जी, इस मामले की अगर राजनीति की बात करें, हमने ये देखा कि सुनीता केजरीवाल को तो एक तरह से लॉन्च कर दिया आम आदमी पार्टी ने। विनोद जी, आपने अपनी रिपोर्ट में हमने ये भी बताई है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी कहती है कि ये केजरीवाल के समर्थन में थी रामलीला मैदान वाली रैली, उधर कांग्रेस कहती है नहीं, इसका प्लान तो 6 महीने पहले मुंबई वाले उसमें बैठक में बन चुका था, ये वो वाली रैली थी। और सूत्र तो ये भी बताते हैं कि कल सुबह सुबह जहां पर वक्ता बोलने वाले थे ना, उनके पीछे में अरविंद केजरीवाल का बड़ा सा फोटो लगा हुआ था, जिसको कांग्रेस के नेताओं ने आके हटवाया, कहा इसे हटाओ, ये इस जगह पर नहीं रहना चाहिए। तो ये मतलब कहीं ना कहीं आपस में जो ये सहयोग एक दूसरे को दे रहे हैं, इसमें भी बहुत बड़ी बड़ी दुविधाएं हैं। लाल जी, जो अभी विकास जी बता रहे थे, मैं थोड़ा सा उस लीगल पॉइंट को जो चर्चा कर लूं कि आपने देखा कि पिछले दिनों में जब हाईकोर्ट में ये मामला आया था,
और अभिषेक मनु सिंह भी इसकी जबरदस्त पैरवी कर रहे थे। तो हाईकोर्ट ने ईडी से पूछा था कि आप इनकी गिरफ्तारी क्यों चाहते हैं। ठीक। तो ईडी को एक तरह से आप समझिए कि हाईकोर्ट में जजेस के चैम्बर में जाके वो सारे फाइल दिखानी पड़ी। 2 जजों को सबूत दिखाए थे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और उसके बाद जो है वो किसी तरह से राहत देने से मना कर दिया जी। तो ये बात तो कम से कम इस तर्क में कोई दम नहीं होगा कि केजरीवाल को एक तरह से जो समन किया गया था उस समन में कोई आधार नहीं था, उनका कोई पॉलिटिकल पॉइंट जो बात बना रहे हैं आम आदमी पार्टी। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज जब आप डिस्कस कर रहे थे जी कि आप सिर्फ एक परसेप्शन बना रहे हैं डे फर्स्ट से। आप ये बता रहे हैं आपका दिल्ली में जितने भी पोस्टर छपे हैं तो आप उस पोस्टर के जरिए ये बता रहे हैं कि मोदी से केजरीवाल से क्यों मोदी डरता है। और आप अपने को केजरीवाल को एक नेशनल स्टेचर के उससे बड़ा लीडर बता रहे थे जो किसी भी कांग्रेस पार्टी के और दूसरे पार्टी के जो नेता हैं उससे ऊपर आप हमेशा केजरीवाल को रख रहे थे कि नेशन में अगर पूरे राष्ट्र में इस इलेक्शन के अगर कोई एक मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है तो अरविंद केजरीवाल लड़ रहा है। तो आप इन तमाम जो घोटाले की और तमाम ये सारी बातें थी उस कार्रवाई को आप पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। आज ही जब आप देखिए केरल के चीफ मिनिस्टर विजयन ने क्या कहा है, उसने सीधे सीधे कांग्रेस पे आरोप लगाया है कि ये जो भी केजरीवाल जेल गए हैं उसके पीछे कांग्रेस ही है। भाई केस तो कांग्रेस नहीं शुरू किया था। गठबंधन के नेता हैं विजयन और वो कह रहे हैं, इसलिए वो उनके बात में दम है कि वो कह रहे हैं कि ये शराब घोटाले की जांच की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो कांग्रेस पार्टी ने की थी। हाँ हाँ बिल्कुल। आज भले ही रामलीला मैदान में सोनिया गांधी के साथ में सारे टॉप लीडर कांग्रेस को मंच पे एक साथ दिखे, लेकिन यह बात तो उनसे पूछा जाएगा कि अजय माकन पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब वो एफआईआर दिखाए थे और ये क्रेडिट ले रहे थे कि इस आबकारी घोटाले में जो सबसे बड़ा दाव है वो किंग पिन अरविंद केजरीवाल है और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे, तो वो भी तो रिकॉर्ड में है। बिल्कुल सब कुछ रिकॉर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात देखिए, जब आप कह रहे थे इंडिया गठबंधन में यही दिक्कत है। वो सिर्फ परसेप्शन बना के इस बात की राजनीति में मुद्दे लाने के बजाय सिर्फ परसेप्शन को मुद्दे बना रहे हैं। तो कल ही आपने पीएम का सुना होगा कि पीएम ने कहा था कि भाई ये ईडी क्या बीजेपी के शासन में इस 10 साल में आई है, उससे पहले ईडी थी। बिल्कुल। या पीएमएलए कानून जिस कानून के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये कानून क्या इस दौर का है? सही बात तो जब ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि ये संवैधानिक संस्थाएं कांग्रेस के दौर की है, जिसको एक पावर देके एक करप्शन के खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए उसको एक मजबूत कानूनी प्रोटेक्शन भी दिया गया था। ठीक है। और उस पीएमएलए के तरफ उनकी पूछताछ की बात थी। ठीक है। तो आप उसको आज झुठला रहे हैं, आप कोर्ट जा रहे हैं, तो ये सारे आप अपने लिए एक नैरेटिव बना रहे हैं जो शायद नैरेटिव इस दौर में कम से कम इलेक्शन के दौर में नहीं चलेगा, क्योंकि आप कोर्ट में इसके खिलाफ में कोई सबूत नहीं रख पाए। संजीव कौशिक जी, कैसे चलेगा नैरेटिव जब कांग्रेस के नेता ने ही इसको लेकर के एफआईआर दर्ज कराई थी? अदालत जो है वो इसमें मेरिट देख रही है इस केस में, इसीलिए जमानत तक नहीं मिल पा रहे हैं। साल भर से मनीष सिसोदिया 1.25 साल से पड़े हैं लेकिन जमानत तक नहीं मिल रहे, तो ऐसे में ये नैरेटिव कैसे चलेगा? और उसमें भी कहते हैं ना कि राजनीति में कई बार एक चल जाती है, लेकिन सवाल है कि वहां तो कांग्रेस कह रही है कि पीछे से तस्वीर हटाओ इनकी। ये ऐसे में नैरेटिव कैसे चलेगा आम आदमी पार्टी का? संजीव कौशिक जी देखिए राजीव, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चर्चा हो रही है कि आज क्यों और अभी क्यों और कौन किसके भरोसे और कौन, ये सारी पार्टियां एक दूसरे से पहले लड़ती थी। सारे लोग कई बार ये बात कह रहे हैं। कल भी ये सवाल पूछे गए कई जगहों पे। सवाल यह है कि जब बड़े लार्ज पर्सपेक्टिव में जब आप देखते हैं तो पहले लोकतंत्र को जब बचाने की बात होगी, लोकतंत्र बचेगा तभी तो आपस में पार्टियां लड़ पाएगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या देश की जनता ये बात नहीं समझती है कि 93-94 का मसला लेकर के अभी आप कांग्रेस पार्टी के खाते को सीज कर देते हैं? कहां थे 10 सालों तक? कहां? नहीं, ये फैक्चुअल बात नहीं है, फैक्चुअल बात नहीं है। इसमें ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के सारे खाते सीज नहीं हुए हैं। जितनी देनदारी बनती है आयकर विभाग ने सिर्फ उतने अमाउंट को सीज किया है, बाकी अमाउंट का पूरा इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। आज रिलीफ मिली है, आज रिलीफ मिली है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि क्या यह बात सही नहीं है? पहले से भी रिलीफ, ये इस्तेमाल करने की रिलीफ पहले से भी है। अधिसूचना जारी करने के बाद में अरविंद केजरीवाल को, इलेक्शन की अधिसूचना जारी करने के बाद में अरविंद केजरीवाल को उठाया गया, ये सही नहीं है। समन तो पहला समन तो नवंबर से आ रहा था, कह रहे थे अभी मैं गोवा में प्रचार कर रहा हूं, यहां प्रचार कर रहा हूं। ये बात सही नहीं है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन को उठाया गया, किस तरह से एक प्रयास करके, एक प्रभाव डाल करके उनको उठाया गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं
हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम किसी भी भ्रष्टाचारी के पक्ष में नहीं है और उसे बचाने की कोशिश भी नहीं करते। ये अच्छी बात है। लेकिन यदि सरकार भ्रष्टाचारियों से लड़ रही है तो उसे उन सारे मुद्दों पर भी जवाब देना पड़ेगा जिसे वो भ्रष्टाचारी कहती है, और जो उनके खेमे में चले जाते हैं वो पाक साफ हो जाते हैं। अब फिर मैं दोबारा एक बार नहीं, दसियों बार ये नाम गिनाया जा चुके हैं, सारे लोगों की जुबान पे है, मुझे कुछ दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। तो वो लोग जो लोग बाहर से भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे एकदम अभियान लगा के पोस्टर छपवा के उनके पीछे पड़ी थी कि ये भ्रष्टाचारी है, कैसे वो ये सवाल जब आपने उठाया तो विशेष रूप से मैंने अनुजा जी से पूछा, अनुजा जी ने जवाब भी दिया। मैं एक बार फिर से यही सवाल दोहरा देता हूं अनुजा जी को। अनुजा जी, ये सवाल एक बार फिर से उठा है, आप एक बार फिर से अपनी जवाब को जरूर रखें और थोड़ा व्यापक तौर पर रखें तो और अच्छी बात होगी। जी, मैं कहूंगी कि आप मनु सिंघवी जी से बोलिए। जिन जिन को आपने कहा है कि हम वॉशिंग मशीन में लेकर आ गए और उनके खिलाफ अगर चीजें बंद हो गई हैं, आप प्लीज चालू करवा दीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं। कई बार उदाहरण दे चुका हूं। मैं हम और क्या कह सकते हैं। मैं इनको मैंने भी कई बार उदाहरण दिया है कि यूपीए सरकार के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट की लड़ाई लड़ते थे ना, नेशनल हेराल्ड केस हो, तमाम केस हो, सुब्रमण्यम स्वामी लड़ते थे। लड़वाइए, आप लड़वाइए, सिंघवी जी से खुलवाइए, आप ओपन अप। संजीव कौशिक जी, अदालत का दरवाजा तो खुला हुआ है ना, वो तो किसी के लिए बंद नहीं हुआ है। ये कौन सा तर्क है कि हम भी अदालत में उन तमाम केस को लेकर दौड़ते रहे जिनको वो खारिज कर रहे हैं। अच्छा, तो क्यों नहीं कर सकते? आप अगर अदालत से नहीं जाएंगे तो खाली ऐसे उठाने से थोड़े ना होगा। जिन भ्रष्टाचारी, मैं पूछ रहा हूँ अनुजा से ही हम सवाल सीधा अनुजा से पूछ लीजिए। हाँ, जिन्हें अनुजा आप भ्रष्टाचारी कहते हैं, जिस देश के प्रधानमंत्री उंगली उठा के कहते हैं कि 70,000 करोड़ भ्रष्टाचारी, आपको अच्छा लगता है कि 3 दिन के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो उप मुख्यमंत्री बनता है, तो क्या जवाब देती है आप उस समय? क्या आपके ऊपर जवाब पक्का नहीं, आप सुनेंगे, आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, अनुजा जी जवाब दे रही है जवाब। अब सुन लीजिए, आपको अच्छा लगता है कैग की रिपोर्ट ला कर आप जिनको थूक थूक के चाटते थे उनको गोदी में जाके बैठ गए? आपको अच्छा लग रहा है ना? और हमारे पास तो आप आइए, बोलिए मत। नहीं, आप हमारे को बोलिए मत। आपको हमारे से कोई भी तकलीफ है, गिला शिकवा है, लीगल अप्रोच है आपके पास, आप प्लीज गिला शिकवा अपना दूर कीजिए और हमें भी बताइए। मैं एक बात थोड़ी देर के लिए अगर ये मान भी ले, संजीव जी थोड़ी देर के लिए ये बात मान ली, समझ में नहीं आई ये बात, थोड़ी देर के लिए ये बात मान ली कि भाई कार्रवाई करने में एजेंसियां अगर मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, पक्षपात करती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अदालत का दरवाजा तो हमेशा खुला हुआ है, जैसे यूपीए के टाइम में खुला हुआ था। उस समय नेशनल हेराल्ड के केस लड़े जा रहे थे, 2G के केस लड़े जा रहे थे। लालचंद जी, एक बात मैं और कहूंगी। हाँ, एक मिनट संजीव भाई एक मिनट। एक बात मैं और कहूंगी कि देखिए, मैंने फिर पहले भी कहा था, कांग्रेस का भी टाइम था जहां पर सीबीआई और ईडी को केज पैरेट की तरह काम दिया। उस वक्त भाजपा ऑपोजिशन में थी। आप मुझे बताइए कितने केसेस सीबीआई और ईडी ने भाजपा में निकाल कर उनको जेल तक पहुंचाए। तो मैं यही समझने की कोशिश करती हूँ कि आज आप ऑपोजिशन में तो आप हमारे को कुछ भी कहेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। आपको ये देखना चाहिए कि अगर आपने कुछ गलत किया है जिसको कोर्ट आपको रिलीफ नहीं दे रहा है, तो ये आपको समझना होगा कि क्यों ऐसी बात है कि कोर्ट आपको रिलीफ नहीं दे रहा। देखिए, बार बार इस बात को अच्छा नहीं लगता विनोद जी की एक छोटी सी टिप्पणी लेता हूं। कह देना और हल्के में कह देना। आपके एलओपी अगर आप अजीत पवार को बार बार कहेंगे, आप विनोद जी को कहेंगे, देखिए हम विनोद जी नैरेटिव चलेगा क्या? जो भी नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है चलेगा? लेकिन ये सबसे लाल जी, हमने दोनों प्रवक्ताओं को सुना है, ये अपने तर्क में तो जरूर देंगे अपनी पार्टियों का। हाँ, अनुजा जी अब सुन लीजिए, विनोद जी को सुन लीजिए। हमने 10 लोगों को अरुणाचल प्रदेश में विदाउट एनी कंटेस्ट हम लोग आके खड़े हो गए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, आपका नैरेटिव नहीं चल रहा है। आप विनोद जी आपको रेजिग्नेशन देना चाहिए अपनी अनुजा जी, आप उसको दीजिए। विनोद जी, मैं दोनों प्रवक्ताओं को, सम्मानीय प्रवक्ता हैं, अपने अपने तर्क अपनी पार्टियों के लिए बहुत मजबूती से रख रहे हैं, बिल्कुल रखना ही जाना है। लेकिन ये जो वॉशिंग मशीन की बात कौशिक जी कह रहे थे, सबसे पहले इसी वॉशिंग मशीन को लेकर ममता बनर्जी आई थी। आपको याद होगा पिछले साल के पिछले वर्षों का जो असेंबली इलेक्शन था, ममता बनर्जी इसमें बाकायदा वॉशिंग मशीन लाके और वो बात बता रही थी कि ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, इसमें गंदे कपड़े डालोगे और ये साफ सफेद। अब तो कांग्रेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर आती है। हाँ, लेकिन उसमें सवाल ये है कि उसी ममता बनर्जी के टीएमसी के 2 मंत्री जो भी जेल में हैं और कई 2 साल से ज्यादा हो गए कि जेल में हैं, और लोगों ने देखा कि जब वो गुलाबी नोटों के बंडल निकल रही थी और 200 करोड़ के मंत्रियों के घर से और उनके ठिकानों से पैसे निकले, तो आप कैसे ईडी की इस कार्रवाई को झूठा बता सकेंगे? मशीन के परसेप्शन से उसको आप खारिज कर देंगे। चुनाव का समय है, पार्टियां कम से कम इस बात को कौशिक जी एकदम खारिज करते हुए ये आप इस चीज को मानेंगे कि अभी ईडी ने पिछले वर्षों की कार्रवाई में
3,000 करोड़ से ज्यादा रकम बाहर की है, जो देश की संपत्ति है, गरीबों की लूटी हुई संपत्ति है। अगर उसके बदले में अगर ये नैरेटिव बनेंगे तो शायद ये काम नहीं चलेगा और देश कभी नहीं यही देखना है कि ये जो नैरेटिव है, चुनाव का समय देखिए सब अपनी अपनी बातें रखेंगे, लेकिन जनता जिस पर भरोसा करेगी ना वही अल्टीमेट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए संजीव जी, अनुजा जी, विनोद जी आपका भी और विकास आपका भी जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो करेंगे एक और बड़े मुद्दे पर बात। और ये मुद्दा जो होगा ये कि कच्छातीवू द्वीप का जो मुद्दा है, प्रधानमंत्री ने कल के बाद आज फिर से इसको उठाया है। इस पर करेंगे खास बात। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम बात करेंगे कच्छातीवू द्वीप के मुद्दे पर, जो जिस तरह से कि बिल्कुल आमने सामने और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी हमला बोल रही है डीएमके के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर। तो प्रधानमंत्री ने कल के बाद आज फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उठा दिया कच्छातीवू द्वीप का मुद्दा। कल भी प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उठाया था, आज भी उस बारे में एक पोस्ट किया। तो कच्छातीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने में डीएमके ने अपनाया था दोहरा मापदंड। और ये दोहरा मापदंड क्या था डीएमके का उस समय? ये बात 1974 की है। स्वर्गीय एम करुणानिधि होते थे उस समय सीएम। मामले पर उस समय जनता के सामने तो डीएमके ने इसका विरोध किया था जनता को दिखाने के लिए, लेकिन जब द्वीप पर दावा छोड़ने की बात आई तो उस वक्त कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया था डीएमके ने। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। तो कच्छातीवू पर करुणानिधि का दोहरा मापदंड, तमिलनाडु के हितों को किया नजरअंदाज। ये सवाल, गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस मामले पर कहा कि कच्छातीवू मुद्दे पर सबसे ज्यादा भारतीय मछुआरों को उसके बाद से परेशानी हुई जब से हमने ये द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। बीते 20 सालों में 6,184 भारतीय मछुआरों को हिरासत मिली और 1,175 नौकाएं उनकी जब्त कर ली गई। तो कितना बड़ा नुकसान हुआ। इस मुद्दे पर लोगों के बीच पूरा सच सामने लाने की जरूरत है। एस जयशंकर विदेश मंत्री ने यह बात खास तौर पर कही। और पीएम ने कहा, हमेशा से ही कांग्रेस और डीएमके की चिंता तो सिर्फ परिवार वाले होते हैं, उनके अपने परिवार वाले। लेकिन मामले पर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया और कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी इस मामले पर राजनीति कर रही है। कल पीएम ने चुनावी बॉन्ड पर भी कांग्रेस पर प्रहार किया था। मेरठ वाली रैली में कहा था कि चुनावी बॉन्ड जो है उसमें कांग्रेस ने किस तरह की उसके पहले गड़बड़ियां की, कितनी चीजें छुपाई गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छातीवू द्वीप को लेकर डीएमके और कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एक पोस्ट में लिखा, उन्होंने लिखा कि बयानबाजी के अलावा डीएमके ने तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया है। कच्छातीवू पर सामने आए नए विवरणों ने डीएमके के दोहरे मानकों को पूरी तरह उजागर कर दिया है। कांग्रेस और डीएमके पारिवारिक इकाइयां हैं, उन्हें केवल इस बात की परवाह है कि उनके अपने बेटे बेटियां आगे बढ़ें, उन्हें किसी और की परवाह नहीं है। कच्छातीवू पर उनकी संवेदनहीनता ने विशेष रूप से हमारे गरीब मछुआरों और मछुआरा महिलाओं का हितों का नुकसान पहुंचाया है। और इससे पहले कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के एक अंग को काटने का आरोप लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस ने न सिर्फ तमिलनाडु के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ किया बल्कि देश की संप्रभुता के साथ भी समझौता किया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में
समंदर में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा थीवू। 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। देश कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। भारत के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं, तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, पुडुचेरी के हैं, तेलंगाना के हैं, आंध्र के हैं। इस द्वीप की तरफ जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी बोट को कब्जा कर लिया जाता है। ये कांग्रेस के पाप का परिणाम है कि हमारे मछुआरे आज भी सजा भुगतते चले जा रहे हैं। डीएमके जैसे दल जो कांग्रेस के साथी हैं, वे भी मुंह पे ताला लगा करके बैठ जाते हैं। तो ये सीधा और तगड़ा हमला बोला है प्रधानमंत्री ने। और कच्चाथीवू मुद्दे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि कच्चाथीवू पर 1974 और 1976 में 2 समझौते हुए और हम जानते हैं कि ये किसने किया, बल्कि ये भी कि इसे किसने छुपाया। उन्होंने कहा कि आज आम जनता को ये जानने का अधिकार है कि ये कैसे हुआ। We believe that the public has a right to know. The public has a right to know how did this situation come about. How was Kachatibu, how was the 1974 agreement reached, how was Kachatibu given away, how was the fishing issue handled? Because please understand, the fishing issue actually emanated from a 1976 agreement. So there are 2 agreements we are talking about. So because these have been live issues, because they have been discussed, because they have been discussed earlier also in Parliament, 2 documents were sought from us as an RTI request. The point today is we know there are 2 agreements. We know there is a 1974 agreement. We know there is a 1976 agreement. We know who did this. How has the situation arisen? What we do not know is who hid this, who has been party to it, what has been concealed from the public, and we believe it is the right of the public today to know how did this situation come about. साथ ही डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी ने कच्चाथीवू को महत्व नहीं दिया। उस समय कांग्रेस और केंद्र सरकार चाहती थी कि जितनी जल्दी हो सके इससे छुटकारा मिल जाए। This is not just one prime minister, whether it was Pandit Nehru or whether it was Indira Gandhi. This very dismissive attitude, this little rock, this small island of no importance, this was the historic Congress attitude towards Kachatibu. For them sitting in Delhi, this island, this small rock, this island of no importance, this did not matter. It was an inconvenience to be given away so that they, in their minds, could actually not just have good relations with a neighbor. They found it irritating, it was coming up in Parliament. For them it was a headache. So far, I have spoken about what was the approach of the central government and of the Congress party. But you have to ask yourself, would it have been possible if there was no connivance at the state level? और इस मुद्दे पर कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि ये वही ध्यान भटकाने वाली इन लोगों की रणनीति है।
BJP is alleging that it was the Indira Gandhi who had given the land of Kutch Island. These are same diversionary tactics. और इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने आरोप को बेतुका बताया। If the Honorable Prime Minister is referring to a recent RTI reply, he should ask for the RTI reply on 27th January 2015, when I believe Mr. Jaishankar was the Foreign Secretary. And that reply was signed by one Dr. Anjan, an Under-Secretary or Deputy Secretary at the NEA. That reply clearly says that after negotiations it was concluded that the island, which is 1.9 square kilometers, according to my information, lay on the Sri Lankan side of the international border. एक और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इसे प्रोपेगेंडा करार दिया। Pieces of propaganda that they take out without any reference to the context. It is because there are elections going on in Tamil Nadu. All surveys show that the BJP is going to be badly smashed in Tamil Nadu, and not only Tamil Nadu, they are losing their rhetoric and the narrative all over India. और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र और साथ में वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं पहले शैलेंद्र से एक अपडेट ले लेता हूं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये बात आ रही है कि आरटीआई के ज़रिए ये मामला सामने आया है। आप ज़रूर ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे ये मामला अभी फोकस में आया है। ये देखिए, जब एक आरटीआई के जरिए उस वक्त जो एग्रीमेंट हुआ 1974 में, क्या कुछ कहा गया उस एग्रीमेंट में, किस तरह से कच्चा तीवी जो द्वीप है उसे श्रीलंका को दे दिया गया। और उसके बाद एक एग्रीमेंट और हुआ 1976 में, जब हम जानते हैं कि दरअसल पहले ये कहा गया था कि उस द्वीप पर भारतीय मछुआरों को जाने की इजाज़त होगी, उन्हें कोई वीजा नहीं लगेगा, उनके आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी। लेकिन 1976 में ये कहा गया कि वो नहीं जा सकते। और उसके बाद हमने देखा कि जो आज आंकड़ा रखा एस जयशंकर ने कि कितने हजार भारतीय जो मछुआरे हैं उन्हें वहाँ पर रोका गया था, वहाँ उन्हें डिटेन किया गया था, जिन्हें बाद में छुड़ाया गया, कितनी बोट जब्त की गई। तब ये पूरा मामला सामने आया। और इस मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज विस्तार से बात बताई है कि ये कोई आज का मामला नहीं है। लगातार संसद में तमिलनाडु के दल इस मुद्दे को उठाते रहे, वहां जो भारतीय मछुआरे पकड़े जाते हैं उनको लेकर चिंता जताते रहे। तो ये देश के लिए जानना जरूरी है कि उस वक्त किन्होंने ये समझौता किया था और किन्होंने छुपाया था। यानी ये जो डीएमके या फिर तमाम जो तमिलनाडु के दल जिस तरह से मछुआरों की चिंता की बात करते हैं, लेकिन उनका रवैया क्या था उस जमाने में, उस समय जब ये एग्रीमेंट हुआ था। राज्य सरकार से सलाह ली गई थी, वो भी बहुत स्पष्ट तौर पर सामने बात रखी गई है कि कैसे राज्य सरकार से सहमति लेकर ये एग्रीमेंट उस वक्त की केंद्र सरकार ने कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में किया था। शेखर सर, जिस तरह से कि ये मामला सामने आया है, एक तो सबसे पहले आप वरिष्ठ पत्रकार हैं तो थोड़ी सी रोशनी उस पर डाल दीजिए, और दूसरी बात हमें ये भी बताइए कि ये जिस समय ये मामला सामने आया है, देश भर में कांग्रेस पार्टी और खासकर तमिलनाडु में डीएमके वो घिरी हुई नजर आएगी इस मुद्दे पर। बिल्कुल, देखिए जैसे आज जयशंकर जी कह रहे थे, ये मामला 21 बार पार्लियामेंट में आया पिछले 10 साल से, और हर बार यही जवाब जो पूछ रहे थे, क्योंकि जो विपक्षी दल कांग्रेस हो या डीएमके, दोनों मांग कर रहे थे मोदी सरकार से, भाई कब वापस ले आओगे कच्ची तीवी, हमारी मछुआरे परेशान हो रहे। कम से कम पिछले अभी तक 21,000 मछुआरे को पकड़े गए, उनके 1,000 से ज्यादा मछुआरे की जहाज है वो पकड़े चीज हुए हैं। ये लगातार एक दिक्कत हो रही है, ये वहां जा नहीं सकते जी। और मछली की भी कम हो रही है, क्योंकि पहले जो एग्रीमेंट हुआ था बिल्कुल कि कच्ची तीव देने जाने के बाद भी ये लोग जा सकते हैं, जैसे अभी शैलेंद्र जी बता रहे थे। बाद में उसमें रोक लग गई और पानी में आपको पता नहीं चलता कहाँ पे मैरीटाइम बाउंड्री है, कोई बॉर्डर तो नहीं है पानी में, आप बस इधर कई बार अनजाने में जाकर वहां फंस जाते हैं वो लोग। फंस जाते हैं, उनको पकड़ लेते थे, कभी सीज कर लेते थे, और कभी कभी उन पर फायरिंग भी हुई है। तब श्रीलंका के जो नेवल जो ये नेवी है उन्होंने फायर भी किया है। तो बात देखिए, इस समय ये मुद्दे का जो हमें जो समझनी चाहिए, भाई आपने तो समस्या क्रिएट किए, आपकी वजह से ये मामला हुआ,
लेकिन आप लगातार ऐसे बात कर रहे हो जैसा कोई सारे कुछ मोदी समय से शुरू हुआ है। मोदी जी आने के बाद ये है। तो आज देखिए तमिलनाडु के दक्षिण जो जिले में वहां के जो मछुआरे के परिवार बहुत परेशान है। देखिए उनका एकमात्र रोटी कमाने का जो एक तरीका था वो बंद हो गया है। बिल्कुल। और जा नहीं सकते। अच्छा, जो अपने मतलब जहाज रखे उस पर लोन भी ले लिए। हजारों परिवार हैं। ये सब हो रहा है जब डीएमके के उस समय मुख्यमंत्री थे करुणानिधि हाँ बोला, इसीलिए तो इंदिरा गांधी वो काम बिल्कुल की। बिल्कुल यही तो सवाल उठा रहे हैं। ये कहा गया इसीलिए ये कर रहे हैं क्योंकि 70,000 भारतीय मूल के लोग वहां पे जिनको नागरिकता मिलनी है। जी बिल्कुल, हम इस तरह के एग्रीमेंट किए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम सवाल, ख़ासतौर पर ये जिस समय ये सवाल उठे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से छोड़ने वाली नहीं है, ख़ासतौर पर तमिलनाडु में और पूरे देश में भी ये सवाल उठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर सर जुड़ने के लिए। फ़िलहाल समय की कमी है, वरना और चर्चा करते हैं। और शैलेंद्र, आपका भी शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, और ये खबर है उत्तर प्रदेश के चुनाव से दिलचस्प खबर है कि वहाँ पर ओवैसी 60 से भी ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाले हैं। तो विकास बनाम सामाजिक समीकरण या फिर जिताऊ फॉर्मूले की एक और तस्वीर सामने आ गई है। और यूपी की ये जो अखिलेश यादव जो पीडीए का नारा देते थे, उसके सामने एक पीडीएम आकर खड़ा हो गया है। यूपी की 80 सीटों पर चुनाव को दिलचस्प बनाने के लिए कई समीकरण ढूंढे जा रहे हैं, और उसी समीकरण में से एक नया समीकरण उभर करके सामने आ गया है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव के पीडीए के सामने पीडीएम का नारा दे दिया। ये पीडीएम क्या है हम आपको आगे बताएंगे। अखिलेश यादव तो पीडीए करते थे, लेकिन पीडीएम आ गया, यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण जो पीडीए था, उनके सामने पिछड़ा दलित और मुसलमान पीडीएम वाला फॉर्मूला सामने आ गया। तो अपना दल के जो उनका एक गुट है अपना दल का, और AIMIM, यह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उन्होंने यूपी में इस गठबंधन को लॉन्च किया है। तो सपा की सहयोगी अपना दल के की विधायक हैं पल्लवी पटेल, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने पिछड़े दलित नेताओं का सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। और इन सब के बीच पीडीएम ने दावा कर दिया कि गठबंधन 60 से भी ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो ओवैसी ने सपा में मुस्लिम नेताओं के अपमान का भी मुद्दा उठा दिया। मुरादाबाद और रामपुर के तो नाम भी गिना दिए। पिछले 2 सालों से अखिलेश यादव पीडीए को एक मजबूत गठबंधन प्रचारित कर रहे थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तक को नहीं रोक पाए। इस बीच ओवैसी ने यह भी दावा कर दिया कि मुख्तार अंसारी की मौत पर सपा नेताओं ने सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाए। मुख्तार के घर जाकर ओवैसी ने यह बताने की भी कोशिश की कि रहनुमाई तो सिर्फ वही करते हैं। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी यूपी की कई सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट्स का चुनाव किया है, और इंडी गठबंधन में भी पीडीए से अलग रहनुमाई का दावा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो अखिलेश के सामने है। समाजवादी पार्टी के फखरुल हसन ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो केवल चुनावी दिनों में टूर पर आते हैं। तो सुनिए क्या कुछ सपा नेता ने कहा। भाईजान हर बार चुनावी टूर पे आते हैं, और इस बार जब प्रथम चरण का नामांकन समाप्त हो गया है तब आए हैं। तो जनता समझती कि कौन किसको बेवकूफ़ बना रहा है। हैदराबादी भाईजान 2022 के विधानसभा चुनाव में बाबू सिंह कुशवाहा के दल और डॉक्टर अयूब के दल से भी गठबंधन करके देख चुके हैं। इस बार वो आए हैं। हैदराबाद में अच्छी बिरयानी मिलती है, लखनऊ में टुंडे कबाबी है, इदरीस की बिरयानी है, शर्मा की चाय है, पंडित जी की चाट है, खाए और जाए। तो AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो भी हमारे खिलाफ खड़ा होगा हम मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा पिछले चुनाव में AIMIM का प्रदर्शन अच्छा रहा था। जो भी हमारे खिलाफ ओपोनेंट होगा, हमारे पीडीएम खिलाफ, उससे मुकाबला करेंगे। पिछले निकाय चुनाव में अच्छा खासा AIMIM का परफॉर्मेंस रहा। जो मुरादाबाद में 2 लोगों को टिकट देंगे, दो कैंडिडेट्स को बी फॉर्म देंगे। फिर रामपुर में उन्हीं का यूनिट कहता है कि हम बाइकआउट करेंगे। चौथ तरफ उत्तर प्रदेश में उनका जो बुरा हाल है, तो उसी से हम कह रहे हैं। जुड़ेंगे अपने संवाददाता रामेंद्र सिंह से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है।
और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। तो जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बताया था, रामेंद्र सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रामेंद्र से बात करते हैं। रामेंद्र, 60 से भी ज्यादा सीटों पर अगर ये पीडीएम अपने उम्मीदवार दे देती है तो ये तो अखिलेश यादव जो पिछले 2 सालों से पीडीए कर रहे थे उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आने के बाद लालचंद जी तमाम लोगों की नीतियां बदल गई हैं। जो अपने दल हैं उनकी, भाजपा ने जिस तरीके से 80% वोट पर कब्जा किया है, तो अखिलेश यादव चाह भी रहे थे मुस्लिम वोट, लेकिन कहना भी नहीं चाह रहे थे। जैसे उन्होंने एक का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, कभी उन्होंने अल्पसंख्यक कहा, कभी उन्होंने अगड़ा कहा, कभी आल कहा। तो ये जो कंफ्यूजन है, पूरी सरकार, पूरी जो समाजवादी पार्टी है वो कंफ्यूज है। और इसी का फायदा पल्लवी पटेल ने उठाया है, ओवैसी ने उठाया है। उन्होंने सीधा सीधा मुस्लिम कहा है। यानी जो जाति धर्म संप्रदाय की खाई है, वो चुनाव तक कुछ दल जो जातियों के नाम पर काम करते रहे, जो संप्रदाय के नाम पर वोट पाते रहे, वो गहरी करेंगे। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये दिखने जा रहा। चुनौती अखिलेश के सामने बड़ी होंगी, क्योंकि कई छोटे छोटे दल जो 2% वोट पाने वाले हैं, 1% वोट पाने वाले इनके साथ थे, वो इनको छोड़ के जा रहे हैं। और ओवैसी के आने के बाद अगर थोड़ा भी मुस्लिम वोट इनसे शिफ्ट होता है तो इनके लिए चुनौती बड़ी हो जाएगी। लालचंद, रामेंद्र, जैसा कि हमने देखा, कुछ रामपुर सीट ले लीजिए, फिर आप मुरादाबाद सीट ले लीजिए, वहाँ पर एसटी हसन का टिकट काट दिया गया, रामपुर में उम्मीदवार बदल दिए गए। इसने, इन सब चीज़ों ने, सपा के इन कदमों ने ओवैसी को एक मौका भी हाथ में थमा दिया है। देखिए, ओवैसी को तो मौका थमा दिया। और एक और अच्छी बात है, जो राजनीतिक रूप से देखिए कि मुसलमान समाजवादी पार्टी से दूर हुआ है। अगर उसको देखिए ना, उसको लगा कि आजम खान तो जो तमाम इनके जो बड़े चेहरे थे, जिनके नाम पर वोट की राजनीति करते थे, जैसे मुख्तार रहे हो, चाहे अतीक रहे हो, या राजनीतिक रूप से आजम खान रहे, उनके खिलाफ मुकदमे बहुत हैं, लेकिन वो राजनीतिक रूप से काम करते थे। ये दोनों लोग तो अपराध के साथ राजनीति करते थे। जो ये चेहरे ध्वस्त हुए हैं, उसका भी प्रभाव मुस्लिम मतदाता में दिख रहा है। और जिस तरीके के केवल बयान दे करके चुप हो रहे हैं अखिलेश के साथ भी दो तलवार की धार पर चल रहे हैं। अगर वो मुसलमान की बात करते हैं तो हिंदू कटता है, हिंदू की बात करते हैं तो मुसलमान नहीं आता है। तो वो भी चुनौती, तो तमाम चुनौतियां समाजवादी पार्टी के साथ है, उसमें पीडीएम भी एक है। पीडीएम ने तो कम से कम इतनी बात जरूरी है कि अखिलेश की टेंशन बढ़ा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र जुड़ने के लिए। हम लोग जुड़ते रहेंगे और चर्चा करते रहेंगे चुनावी और राजनीतिक खबरों। फिलहाल शुक्रिया, और आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।